सभी साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी पीपीएससी, यूपीएससी, सीटेट, एनईटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको बहुत सी शुभकामनाएं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल पॉलिसीज़ ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पढ़ाने से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो इसमें जो भी मुख्य बिंदु हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले है भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समितियां और आयोग, ये कौन कौन से हैं। तो जो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में समिति आयोग बने थे उस पर हम दृष्टि डालेंगे। तो इस पर आप देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद साल 1818 और चार्ल्सवुड समिति 1824, इसमें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। डब्ल्यू हंटर शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन बहुत मशहूर है, 1882-83 में। इसमें भारत में महिला शिक्षा का विकास करना शामिल था। तो अन्य समितियों में हम देखते हैं सर थॉमस रैले आयोग, ये साल 1902 में बना था। इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। और एम.ई. सैडलर आयोग, ये 1917 में बना था। इसमें स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया था। तो आप टॉपिक यहाँ इसको जो अंडरलाइन कर लेगा, थॉमस रैले आयोग, एम.ई. सैडलर आयोग, ठीक है। तो उसमें क्या क्या प्रावधान थे। आगे देखिए, सर फिलिप हार्टोग समिति, ये साल 1929 में बनी थी। इसमें व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया। सर जॉन सॉर्जेंट समिति, ये साल 1944 में। इसमें 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। देखिए, जो आज पॉलिसी चल रही है वो 6 से 14 साल वाली है। तो ये 1944 में भी 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी सर जॉन सॉर्जेंट समिति में। अब देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद बनी शिक्षा समितियां और आयोग, तो इस पर भी काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं जो भी परीक्षाएं होती हैं। तो इन्हें बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी समितियां मिली। इसमें मशहूर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग, जो साल 1948-49 में बिल्कुल भारत की आज़ादी के बाद बना। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, देखिए यूजीसी की स्थापना भी तभी हुई थी। मुदालियर शिक्षा आयोग 1952-53 में, इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो ये मुदालियर और डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग दो मशहूर आयोग थे। फिर डॉक्टर डी.एस. कोठारी आयोग है, ये साल 1964 में है। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार 1992, ये भी एक आयोग था। एक सजग और मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल, इसे आचार्य राममूर्ति समिति, जो 1986 वाली समिति में थे, उसका ये अध्यक्ष थे। अब हम उसी पर बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इस पर काफ़ी बातें होती रहती हैं। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई, जिसने लिंग, धर्म, नस्ल या किसी भी भेदभाव को अनदेखा कर सबके लिए शिक्षा की सिफारिश की। और इसी में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली भी लागू की गई थी। और राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक शिक्षा पर व्यय करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। फिर है एम.बी. बुच समिति, ये साल 1999 में बनी। दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी पहली शिक्षा समिति, तो डिस्टेंस एजुकेशन पर बनी पहली समिति थी बुच समिति। जी.एम. रेड्डी समिति साल 1992 में, ये भी डिस्टेंस एजुकेशन पर थी। और प्रोफेसर यशपाल समिति जो 1992 में थी, ये बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना, मतलब बैग वगैरह के कंसेप्ट पर ये आयोग था। रामलाल पारेख समिति, ये 1993 में। ये सब देखिए बीएड पत्राचार समिति में है, कि जो टीचर पढ़ रहे हैं या जो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू बीएड करना चाहते हैं, या जो सेवारत अध्यापकों हैं तो पत्राचार से बीएड करना चाहिए, उसके लिए ये समितियां बनाई गई थी 93 से 95 में। फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है 2005 में। ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की। तो इसमें देखिए अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में। जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति साल 2012 में शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच करने के लिए ये कमेटी भी बनी है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017, ये लेटेस्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। तो आप याद रखिएगा, सभी के अध्यक्ष हैं इसमें डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 में। तो इसके बाद भी देखिए अपडेट होता रहा है। तो जैसे इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, तो इसमें भी 9 सदस्यीय कस्तूरीरंगन समिति द्वारा तैयार नई शिक्षा नीति के प्रारूप पर चर्चा जारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में शिक्षण व्यवस्था को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में विश्वविद्यालय शिक्षा, दूसरे में उच्च शिक्षा
तीसरे में प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक व वयस्क शिक्षा को रखा गया है। प्रारूप के चौथे भाग में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के जरिए शिक्षा में बदलाव लाने की बात कही गई है। तो इसमें एक रूसा भी आया था, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान चलाने की बात की गई थी। अब इसमें देखिए और शिक्षा योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई। तो ये सन 2000 के बाद कुछ प्रमुख शिक्षा योजनाएं थीं, जिनमें सबसे प्रमुख योजना रही सर्व शिक्षा अभियान, SSA जिसे कहा जाता है। बहुत से अध्यापक जो हैं SSA में नौकरी करते रहे हैं। यह कार्यक्रम 2001 में शुरू किया गया था और यह भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। ये केंद्रीय योजना थी, 65-35 का इसमें राज्य के साथ बंटवारा किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान बच्चों को यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन दिलाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है और इसमें मुख्य रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इसे उपयोगी बनाया जाना था। आगे देखिए, बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL, तो ये प्रोग्राम का नाम था नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो इसे जुलाई 2003 में शुरू किया गया था। और यह कार्यक्रम बालिकाओं की शिक्षा में सुधार के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। तो मुख्यतः क्या था कि लड़कियों में जो शिक्षा का स्तर है उसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए ये NPEGEL पॉलिसी जो थी वो शुरू की गई थी। और ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बच्चे आ सकें, उनको आकर्षित करने के लिए मिड डे मील योजना शुरू की गई। तो अभी भी चल रही है ये सरकारी स्कूलों में। इसे प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम पोषण संबंधी सहायता के रूप में भी जाना जाता है। तो यह योजना 1995 के प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्कूल के दौरान लगने वाली भूख को ख़त्म करना और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति और नामांकन में वृद्धि करना था। तो ये योजना बहुत ही प्रभावकारी रही। इस योजना से जो बहुत अति गरीब बच्चे थे जिन्हें भोजन नहीं मिलता था, वो भोजन के लिए भी स्कूल में आने शुरू हो गए थे। तो शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम, यह सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया एक और बेहतरीन कदम था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। तो आप सभी जानते हैं, उसके बाद इसको अपडेट किया गया, 2010 में लागू हुआ। और इस अधिनियम में था क्या कि 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को जो है शिक्षा का अधिकार मिलेगा। इसमें अलग अलग कई नियम बनाए गए हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। केंद्र सरकार की 2015 में शुरू की गई यह योजना बालिका शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है। तो शुरू में सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम और बालिकाओं की सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना। 2015 में शुरू की गई थी ये योजना। और लिंग निर्धारण परीक्षण पर भी रोक लगाया जाना इस योजना का एक हिस्सा था। तो इसमें भी वही जेंडर को दिया गया है, फीमेल जेंडर को। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो ये एक हॉस्टल टाइप की प्रक्रिया है, 2004 में शुरू की गई। KGBV योजना का उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करना, ठीक है, जहाँ पर वो रह भी सकें। तो यह योजना मुख्य रूप से देश के उन हिस्सों में लागू की जाती है जहाँ बालिकाओं को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की बालिकाओं को 25% और ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं को 75% आरक्षण प्रदान करती है। तो आप याद रखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू हुई थी। इसके बाद अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी हैं उन संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना IDMI, इस योजना के तहत पूरा देश आता है, लेकिन प्राथमिकता उन स्थानों को दी गई है जहां अल्पसंख्यक आबादी 20% से ऊपर है। यह योजना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, बालिकाओं और अन्य लोगों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को भी प्रोत्साहित करती है जो समाज में पिछड़े हुए हैं। तो आप याद रखिए, IDMI ये योजना का नाम है। फिर देखिए, पंजाब सरकार की एक योजना है, अभी हाल में ही चलाई गई है, इस पंजाब सरकारी स्कूल पार्क योजना। तो ये 2019 में पंजाब सरकार की योजना के अंतर्गत स्कूलों में एजुकेशन पार्क बनाकर छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है कि छात्र इसके बारे में नोट करेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये सभी जो नॉलेज है वो पसंद आई हो, तथ्य पसंद आए हों, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आगे भी आपके साथ और बातें शेयर करूँगा। आपका हरीश शर्मा, धन्यवाद, थैंक यू।